जी। सो हाउ मैनी स्टूडेंट? 31 स्टूडेंट्स हैं अभी, बाकी लोग भी आ जाते हैं, देन वी स्टार्ट द लाइव सेशन। हाँ, मोस्ट, तो आई वाज थिंकिंग कि आप लोगों के असाइनमेंट में मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वर इनसिग्निफिकेंट, तो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। उसके लिए आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा। डेटा की मैनिपुलेशन नहीं की जाती है कभी भी, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आइदर यू आर गोइंग टू टेक द लॉग ऑफ द डेटा, या फिर उसका 1000 वाला लॉग लिया जाता है, या स्क्वायर लिया जाता है, या क्यूब लिया जाता है, लेकिन डेटा वही सेम रहता है, डेटा को चेंज नहीं किया जाता है। तो अगर कोई भी वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट आ रहा था, उसको सिग्निफिकेंट करने के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके ग्रीन लॉजिस्टिक थे, रिवर्स लॉजिस्टिक थी, रिसाइकलिंग थी और गवर्नमेंट पॉलिसीज थी। ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। इसमें से 2 सिग्निफिकेंट आ रहे थे, 2 इनसिग्निफिकेंट आ रहे थे। तो 2 जो इनसिग्निफिकेंट आ रहे थे उसमें सबसे कम जो टी वैल्यू जिसकी भी होगी ना, उसको रिमूव करके बाकी 3 की चेक की जाएंगी। तो बाकी 3 की टी वैल्यू जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो हो सकता है तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हो जाए। तो आप 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करने के बजाय 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हो उसको ऐड करके मॉडल को रन कर सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है था आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने थे। कभी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिमूव करते, कभी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कभी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिमूव करते, फिर सिग्निफिकेंट चेक करते। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप चेक करके तो यू विल गेट द आइडिया कि कौन सा मॉडल जो है वो बेस्ट फिट बैठ रहा है। तो जो मॉडल जो है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे सिग्निफिकेंट आ रहे होते हैं, टी वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा आ रही होती हैं और सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है 0.05 से कम आ रही होती, तो वो सिग्निफिकेंट होता। अच्छा जी, नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को रिपोर्ट जमा करानी है। रिपोर्ट जो है वो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल असाइनमेंट्स, जितने भी आपको शुरू से असाइनमेंट किए। असाइनमेंट नंबर 1 क्या था, जिसमें आपका रिसर्च प्रॉब्लम थी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव थी और रिसर्च क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो ये चैप्टर नंबर 1 होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन आपने लिखा हुआ होगा। दूसरा जो होगा चैप्टर, दैट वुड बी लिटरेचर एंड लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर गैप, जिसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट रिफ्रेस किए थे। एंड द थर्ड वुड बी मेथडोलॉजी, जिसके अंदर आपने रिसर्च अनियन बनाया था, रिसर्च हाइपोथेसिस बनाए थे। जी मिस अरीबा बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे पास डेटा इतना ज़्यादा नहीं था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर भी आपके पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो थे ना, तो आप कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिमूव करके जो है बाकी 3 का चेक कर सकते थे। तो 3 में भी सही नहीं आ रहा था तो 2 रिमूव करके बाकी 2 चेक कर सकते थे। तो इस तरह से जो है डिफरेंट तरीके से एनालिसिस रन किया जाता है। सो चैप्टर नंबर 3 वुड बी मेथडोलॉजी, जिसके अंदर रिसर्च अनियन वुड, हाइपोथेसिस इसमें आपने सारे बनाए होंगे। सर रिपोर्ट बनाते हुए अमेंडमेंट में चेंजिंग्स करनी थी, आपने कहा कि नेक्स्ट में बताऊंगा। मैंने जितनी भी चेंजेस बोली थी वो आप लोगों को करनी होंगी।
सबसे कम वार वाला वेरिएबल रिमूव करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा सर? नहीं, वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि किसकी टी वैल्यू जो है वो सबसे कम आ रही है। तो जिसकी टी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम आ रही होगी, आप उस वाले वेरिएबल को रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपको रन करने के बाद पता चलेगा। अच्छा, रिपोर्ट में मैंने जो जो चेंजेस बोली थी, जिनके लिटरेचर ख़राब थे, जिनके रिसर्च क्वेश्चन ख़राब थे, जिनके हाइपोथेसिस ख़राब थे, जो कह रहे थे कि सर हम सही करके आपको रीसबमिट कर देते हैं, तो भाई रिपोर्ट में आप रीसबमिट करना, सब कुछ सही करके लिखना। तो पूरा एक वीक है, जिसके सब कुछ सही है, तो दे डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, एंड दोज जिनके जो जो मसले मसाइल हैं वो सब चेंजेस करके आप डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक चीज़ आप लोगों की रह गई है, CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। वो मैं आप लोगों को एमओस पे सिखा देता, लेकिन एमओस इज़ ए डिफरेंट सॉफ्टवेयर। वो आप लोगों को वो इंस्टॉल का, आपको बहुत सारे लोगों को SPSS इंस्टॉल करने में मसला हुआ है, तो उनको एमओस भी इंस्टॉल करने में मसला होता है, फिर उसको रन करने में और ज़्यादा मसला होता है। लास्ट अगर ये ना हो, ये इमरजेंसी ना होती तो फिर मैं आप लोगों को एमओस भी सिखा देता, लेकिन वो इमरजेंसी की वजह से जो है वो क्लासेस मिस हो गई, इस वजह से वो सारा एमओस वगैरह जो है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, यहाँ पे आपका सर्वे डेटा एनालिसिस जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी अगर आपने सर्वे बेस्ड रिसर्च करनी है, हल करनी है, मैं यार ये रखूँ क्या चीज़ है, किस चीज़ का है? 5 लैपटॉप खरीदने हैं। कौन सा वेरिएंट? अच्छा वाला है, बाकी 5 रख दिया 187 138,000 Lenovo के वो न्यू एज कंप्यूटर से। अच्छा अच्छा जी। सो करंटली आई एम राइट नाउ इन ऑफिस राइट नाउ। तो हमारे ऑफिस टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से 4 बजे तक है, तो मुझे क्लास भी जो है यहाँ ड्यूरिंग द ऑफिस टाइमिंग ही लेने पड़ रहे हैं, और साथ साथ ऑफिस का काम भी चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था, फिर हम कैसे सीखेंगे आगे, कोर्सेज में नीट तो होगी ना, नहीं CFA की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, एमओस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। PhD कर रहा हूँ या MS लेवल का थीसिस कर रहा हूँ तो उसमें ज़रा ज़रूरत पड़ती है, MBA में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जी, यहाँ पे आप लोगों का सर्वे डेटा एनालिसिस जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब डिफरेंट तरह के डेटा होते हैं। ये जो आप लोगों को मैंने रिसर्च सिखाई है, ये सर्वे बेस्ड रिसर्च थी। मोस्टली रिसर्चेज जो होती हैं वो क्वेश्चनर बेस्ड होती हैं, इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी फाइनेंशियल डेटा ऐसा होता है जो टाइम बेस्ड होता है, जो टाइम गुजरने के साथ साथ वेरी कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज या टाइम सीरीज एनालिसिस उसे बोला जाता है। टाइम सीरीज एनालिसिस में डेटा के साथ साथ टाइम ज़रूर दिया हुआ होता है। टाइम या तो इन द फॉर्म ऑफ डेज होंगे, तारीख दी हुई होगी, इन द फॉर्म ऑफ आवर्स होंगे, इन द फॉर्म ऑफ वीक होंगे, इन द फॉर्म ऑफ मंथ होंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर्स होंगे, इन द फॉर्म ऑफ बाइएनुअल होंगे, एनुअल भी हो सकते हैं। तो आपको अगर टाइम दिया हुआ है किसी भी चीज़ का और साथ में डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मुझे हर मंथ की सेल्स जो है
वो रिप्रेजेंट करनी है कि मेरी कोई भी प्रोडक्ट है, मैं हर साल उसकी कितनी सेल होती है, 20 मिलियन सेल्स हो रही है, उसकी पर यूनिट की प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, एक्सचेंज रेट क्या था, इन्फ्लेशन रेट क्या था। तो उस साल इन्फ्लेशन रेट, उस साल एक्सचेंज रेट, ये ऐसा डेटा है जो टाइम बेस एनालिसिस कहलाता है। तो आज मैं कोई असाइनमेंट वगैरह आप लोगों को नहीं दे रहा, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ दो तरह के डेटाबेसेस और बताता हूँ। एक टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें डेटा जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम गुजरेगा तो डेटा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो हर सेकंड में, हर मिनट के बाद चेंज हो रहे होते हैं। प्लेन ट्रेन जो बुलेट ट्रेन होती हैं उनका डेटा जो होता है वो सेकंड्स पे डिपेंड करता है। वो एक सेकंड, जापान में जो बुलेट ट्रेन है वो एक सेकंड भी लेट नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसा डेटा है जो सेकंड्स पे डिपेंड करता है। सेल्स होती है आपकी, इस मंथ सेल क्या हुई, आज के दिन सेल क्या हुई, परसों सेल क्या हुई थी, यस्टरडे क्या हुई थी, डे बिफोर द यस्टरडे क्या हुई। तो ऐसा डेटा जिसके अंदर टाइम इन्वॉल्व हो, उस डेटा को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। हकीम साहब, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। जी, जो हाथ उठा रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं यहीं पर। डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। डेटा ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एग्जैक्टली जो स्टॉक एक्सचेंज का डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा, इन्फ्लेशन डेटा जितना भी होता है, सेल्स का डेटा होता है, एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है, एम्प्लॉयज़ का आना जाना, जितनी भी अटेंडेंस होती है वो सारा आपका टाइम सीरीज डेटा होता है। किस टाइम को आया, किस टाइम को गया, कितने घंटे की ब्रेक ली। फिर जिन जिन ममालिक में वीकली वेजेस होती हैं वो टाइम बेस्ड वेजेस होती हैं। तो एचआर का जितना भी डेटा है वो सारा टाइम बेस्ड डेटा होता है कि इसने थंब इन कब किया, थंब आउट कब किया, इसने पंच इन कब किया, पंच आउट कब किया। तो अमेरिका में भी और बाकी दूसरे मुल्कों में भी ऐसा एचआर का डेटा जो बड़ा टाइम बेस्ड है। फिर एससीएम में जो है किस टाइम के ऊपर आपको सप्लाई ख़त्म हो रही है, किस टाइम के ऊपर आपने ऑर्डर करना है, कितना टाइम लगेगा वो सारी सप्लाई आने में, कितना टाइम लगेगा चेक क्लियर होने में, कितना टाइम लगेगा आपकी डिलीवरी में। तो जितना भी सप्लाई चेन वाले हैं उनका डेटा भी बहुत ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट होता है। तो ये सारे डेटा जितने भी हैं डेटाबेसेस वो सारे टाइम बेस्ड हैं। टाइम बेस्ड डेटाबेस के ऊपर ये सारी अजम्पशन और ये सिंपल रिग्रेशन नहीं लगाया जाता, इसके ऊपर अजम्पशन डिफरेंट होती है। जो भी डेटा टाइम डिपेंडेंट होता है उसको यस्टरडे, उसकी ऑटो कोरिलेशन, जो प्रीवियस ऑटो कोरिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वे डेटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। यानी डेटा जो है वो प्रीवियस, यानी कल के, यानी डे बिफोर, एक दिन पहले के डेटा से मैच नहीं करना चाहिए। हर दिन उसका एक अलग से डेटा होना चाहिए। तो जो सर्वे डेटा है उसके अंदर ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो टाइम सीरीज डेटा है उसके अंदर ऑटो कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है वो आपकी पास्ट डेटा से रिलेटेड ही सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन जितनी भी होगी वो सब पास्ट बिहेवियर को देखकर होगी। एक्सचेंज रेट जो है, अगर आप डॉलर का रेट देखें तो पिछले एक महीने से जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हम अगले महीने की प्रेडिक्शन क्या करते हैं कि वो अगले महीने भी एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा। सेल्स जो है वो सर्दियों में ज़्यादा होती है, सही है। ट्रेंड, इसमें ट्रेंड चलता है। रमज़ानों में सेल्स जो है वो जामे शीरीन की बहुत बढ़ जाती है, पूरे साल कोई पूछता नहीं है। अभी मैं वो सब्जियां लेने गया, वो फ्रूट मार्केट गया, पहले रमज़ान को मैं बनाना ढूंढ रहा हूँ, बनाना गायब पूरी मार्केट से। तो वो फ्रूट जो जिसको पूरे साल कोई पूछता नहीं था वो रमज़ान आते ही एकदम ऐसे गायब हो गए जैसे। तो उनकी सेल जो थी वो एकदम से बूस्ट अप कर गई।
तो आप जितनी भी सीजनल सेल्स होती हैं वो सारी टाइम बेस्ड होती हैं, उनका स्पेसिफिक टाइम होता है। फिर जैसे ईद का सीज़न आता है तो ईद से पहले जो है आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये ईद के सीज़न में, रमज़ान के सीज़न में, इन सीजन्स में ये टाइम बेस्ड डेटाबेस होता है सारा, कि आपके पिछले रमज़ान में कितनी सेल हुई थी, आप इस रमज़ान में कितनी प्रिडिक्ट करते हैं कि कितनी सेल्स होगी। सही है। इस तरह से इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, सप्लाई चेन का कि आपकी मैंने आपको सारी एग्जांपल दे दी सप्लाई चेन में कि कितने वेंडर से आप मटेरियल मंगवाएंगे, मटेरियल आने में कितना टाइम लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगेगा, मार्केट तक डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, रमज़ानों से पहले पहले डिलीवरी करनी है, ईद से पहले पहले डिलीवरी करनी है, वो सारी मैनेजमेंट होती है। इसमें इस ऐसे डेटाबेस को मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ईयर होता है जिसमें आपका ईयर दिया होता है, ये मंथ भी हो सकते हैं, क्वार्टर भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं। तो एक जो कॉलम होगा डेटाबेस में वो लाजमी तौर पर टाइम का कॉलम होगा। टाइम इन द फॉर्म ऑफ ईयर भी हो सकता है, मंथ। इस तरह से सेल्स का डेटा होगा कि 1950 में 20 मिलियन की सेल हुई, 1951 में 28 की, फिर 1955 में 31 मिलियन की सेल हुई, 1956 में 33 मिलियन की सेल्स हुई। प्राइस पर यूनिट क्या थे, 1950 में 6 रुपये थे, 8 रुपये थे, 9 रुपये थे, फिर 21 रुपये हो गए। क्वांटिटी कितनी सेल हुई कितने साल में, क्वांटिटी का डेटा होगा। एक्सचेंज रेट क्या लग रहा था और आपकी इन्फ्लेशन क्या थी। तो ये जितना भी सारा का सारा डेटा है वो सारा टाइम डिपेंडेंट डेटा है। इस डेटा को मैं कॉपी करूँगा और मैं SPSS में पेस्ट करूँगा। अब मुझे प्रेडिक्शन करनी है, 2020 चल रहा है, 2021 में एक्सचेंज रेट क्या होगा, 2022 में इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, 2022 में मेरी सेल्स कितनी होगी और प्राइस कितनी होगी, इसकी मुझे प्रेडिक्शन देनी है। तो मैं कैसे प्रेडिक्शन दूंगा, फोरकास्टिंग किस तरह से करूँगा। जिस तरह से जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज होती है उसमें अगले दिन की फोरकास्टिंग की जाती है कि नेक्स्ट डे जो है वो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे कम होंगे, ये डिपेंड करता है। इस डेटा को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट विद वेरिएबल्स नेम। ये मेरे पास एयर का डेटा आ गया, सेल्स प्राइस एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे सारा एयर का डेटा आ गया। टाइम सीरीज डेटा में हमेशा आपको डेटा सेट करना पड़ता है। यहाँ आप डेटा में जाएंगे, डिफाइन डेट एंड टाइम का ऑप्शन होगा, डिफाइन डेट एंड टाइम। तो फ्यूचर में जो है आपको ये टाइम सीरीज डेटा के ऊपर हो सकता है थीसिस करना पड़ जाए या एनालिसिस करना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे। ऑल दो कि इसका दूसरा सॉफ्टवेयर होता है स्टेटा के अंदर बहुत इजी है, लेकिन फिर आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टेटा के अंदर। EViews के अंदर भी बहुत इजी एनालिसिस है टाइम सीरीज़ का, SPSS के अंदर इसमें ज़रा मुश्किल है। तो इसमें हम डिफाइन डेट एंड टाइम करते हैं। तो हमारा ये जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, हमारा ईयर्स की फॉर्म में है। और ईयर जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1950 से शुरू हो रहा है। ये हमारा टाइम जो है 1950 से, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको टाइम जो है वो सेट कर देगा 1950 से लेके 2020 तक। जब आप लोग डेटा में जाके डिफाइन डेट एंड टाइम करके आपने डेटा को डिफाइन कर दिया, टाइम सेट कर दिया, अब आप एनालाइज में जाके फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही है। तो आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा है किसी भी चीज़ का, सेल्स का टाइम सीरीज डेटा है तो आप सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका इन्फ्लेशन का आपके पास सारा डेटा है टाइम का, तो आप इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले टाइम सीरीज़ में जो है यहाँ एनालाइज में जाएंगे, फोरकास्टिंग में जाएंगे और सीक्वेंस चार्ट होता है। सीक्वेंस चार्ट से हमें ये पता चलता है, हमें ट्रेंड पता चलता है कि इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे हम ये सारे
सेल्स प्राइस, क्वांटिटी, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट वेरिएबल्स लेंगे। टाइम के वेरिएबल को हम टाइम एक्सिस लेबल में डालेंगे और वन चार्ट पर वेरिएबल करेंगे, तो हमारे पास तमाम का लाइन ग्राफ आ जाएगा। लाइन ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? ट्रेंड पता चलता है। अब ये देखें, ये है इन्फ्लेशन का, तो हमें ट्रेंड क्या पता चला है कि फ्यूचर में जो है इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जा रही है, महंगाई की तरफ जा रही है। सही है। तो हमें 1995 में, 98 में इन्फ्लेशन 6.5, 6.6, 8 तक गई, 9 तक गई, फिर 2010-12 में इन्फ्लेशन बढ़ती गई, 10, 11, 12, 2019 में जो है वो प्रिडिक्शन है कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो हमें ग्राफ देख कर भी आइडिया हो जाता है कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। आइदर इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज। एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है 1950 से लेके 2019-20 तक जो है 160-150 तक। तो हम फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं आसानी से कि फ्यूचर में भी जो है एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ ही होगा। इस तरह से ये क्वांटिटी जो आप सेल आउट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही है। सर योर वॉइस ड्रॉप्स इन बिटवीन। डिजीज़ पर भी टाइम बेस्ड डेटा चेक करते हैं और प्रेडिक्शन मालूम करते हैं। ऑफ कोर्स हम हर टाइम इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, वो बड़ी अच्छी सेइंग है टाइम की। तो तो टाइम, प्लीज कवर दिस लेक्चर इज ऑल्सो इन रिकॉर्डिंग बिकॉज आई एम इन ऑफिस। जी रिकॉर्डिंग पे है। इससे जीपी का चेक कर सकते हैं, ग्रुप का चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या रीसेल होगी। जी हम लोग प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग कर सकते हैं इस बेस के ऊपर। डिजीज़ पर भी टाइम बेस्ड डेटा चेक कर सकते हैं। ये वो कोविड-19 का जितना भी डेटा है आपका सारा टाइम बेस्ड है। रोज़ाना की बेस पे नंबर ऑफ़ पेशेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट रिकवर्ड हो रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं, तो वो नॉर्मेलिटी ग्राफ बन रहा है। टाइम जिस तरह से गुजर रहा है उसी तरह से नॉर्मेलिटी ग्राफ बन रहा है। तो हर चीज़ का डेटा जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सर्वे बेस्ड डेटा जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। आपका क्वेश्चनियर बना दिया, आप जो है आज भी फिल कर सकते हैं, कल भी फिल कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी फिल कर सकते हैं, 4 दिन बाद भी फिल कर सकते हैं। तो वो सर्वे डेटा जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन टाइम सीरीज डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट होता है। इससे ग्रुप का भी चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या रीसेल होगी। अब जो है ये मैंने आपको ट्रेंड बताया, ग्राफ बताया, लाइन ग्राफ कहते हैं इसको। लाइन ग्राफ किस तरह से हम बनाते हैं। अब मुझे फोरकास्टिंग करनी है, मैं एनालाइज में जाऊंगा, फोरकास्टिंग में जाऊंगा और क्रिएट ट्रेडिशनल मॉडल। मैं एक मॉडल बनाऊंगा जो मेरी फोरकास्ट करेगा कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, फ्यूचर में सेल्स क्या होगी। इस मॉडल के ज़रिए से मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा। सेल्स की मुझे फोरकास्टिंग करनी है, प्राइस की, क्वांटिटी की, एक्सचेंज रेट की, इन्फ्लेशन रेट की, ये सब मैं सिलेक्ट करूँगा। स्टैटिक्स में जाऊंगा, यहाँ डिस्प्ले फोरकास्ट का ऑप्शन आया, इसको सेलेक्ट किया तो मुझे ये फोरकास्टिंग बता देगा। प्लॉट्स आउट सेव। अब ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ बता रहा है, इस पर आपने क्लिक किया, लोअर और अपर केसेस बता दिए, ऑप्शन बताएगा। ये अब आपने प्रिडिक्शन कौन से ईयर की करनी है, आपके पास डेटा जो है 2020 तक का डेटा है। जो प्रिडिक्शन जो करनी है वो कब की करनी है, आपने 2023 तक की, 2 साल तक की प्रिडिक्शन करनी है। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट केस आफ्टर द एंड दो, यानी अगले आप 2000 अगले 5 साल की भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मैंने 2025 लिख दिया, ओके हम करेंगे तो ये पूरे साल की हमें प्रिडिक्शन दे देगा। 2021 में तकरीबन 20 लोग हुए डेली बेसिस पे। 1 मिनट वेट कीजिए। तो काम नहीं करेंगे टीमें हमको।
लेकिन कोविड कब से आया पाकिस्तान में? 23 मार्च। उस वक्त से लेके अभी तक एक ग्लव्स वगैरह कुछ भी अरेंज नहीं करते। रैंडम सिस्टम है ना, नहीं अभी तक डॉक्टर बेनजीर से मैंने पूछा मुझसे वेंडर भेजना था सर, वो उनके सिस्टम बड़े अजीब सुपर किस्म के बने हैं। डॉक्टर बेनजीर से मैंने आज सुबह ही पूछा था तो वो कह रही नहीं हुए हैं। डेटा आपको दिया वो हमारा डेटा, ये भी पता है कि वो उसको पता है डॉक्टर बेनजीर और हाकिम यहाँ से जब जाता है सेंटर में जिसको उसके पास एडमिन देने की है डॉक्टर बेनजीर कोड नहीं के एडमिन को मैं भिजवा रही हूँ और एडमिन लेके गए। 1 मिनट होल्ड कीजिए। पूछ लेना स्टॉक कर दो वो अपना है प्लस का बड़ा मसला है, वो दो तो है प्लस दो वाले अरेंज करवाना है, ये वाली नहीं करवाओ, दूसरे वाले करवाओ प्लास्टिक आपने देखा है ना प्लास्टिक वो आँख में निकल जाता है। खालिद अपने रूम में चले जाओ, मीटिंग चल रही है यहाँ। जी, ये जो प्रिडिक्टेड फोरकास्टेड वैल्यूज़ हैं, इस तरह से हम एनालाइज में जाएंगे, फोरकास्टिंग में जाएंगे और ये इस तरह से ट्रेडिशनल मॉडल हम बिल्ड करते हैं। अब 2021 की भी मेरी फोरकास्टेड वैल्यूज़ आ गई। सेल्स कितनी बढ़ जाएगी मेरी 36 तो ये अपर वैल्यूज़ भी हो गई, लोअर वैल्यू प्राइस कितने आएंगे, इन्फ्लेशन कितनी आएंगी। ये जो ब्लू लाइन है ये फोरकास्टेड लाइन है। सर इस जीपी का चेक कर सकते हैं कि ग्रुप में क्या रीसेल होगी। जी इसी तरह से हम ये जो ग्राफ्स हैं, अब ये एक्सचेंज रेट का देखें ग्राफ जो है, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि एक्सचेंज रेट जो है वो इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो 169 से लेके 209 तक पहुँच जाए। 2025 में एक्सचेंज रेट जो है वो 209 रुपये का हो जाएगा $1 का। इन्फ्लेशन जो है वो अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो 18 और 5 अपर जो लिमिट है वो 18% तक जो है इन्फ्लेशन रेट हो सकता है। एक्सचेंज रेट जो है वो 230 रुपये तक हो सकता है। इसी तरह से क्वांटिटी जो सेल हुई है, प्राइस जो है वो बढ़ के 29 हो सकते हैं, 52 हो सकती है सेल। तो इस तरह से जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। तो टाइम सीरीज डेटा की प्रिडिक्शन इस बेस के ऊपर होती है। किस बेस के ऊपर होती है? जो पास्ट वैल्यू होती हैं ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज डेटा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सर्वे डेटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइम सीरीज डेटा में ऑटो कोरिलेशन लाजमी होनी चाहिए ताकि हमें ट्रेंड पता चले। सही है, प्रीवियस पास्ट ट्रेंड हमें पता चलेगा, पिछले महीनों का ट्रेंड हमें पता चल रहा होगा तो हम फ्यूचर को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर अगर हो रहा होता तो मैं बड़ी मज़े की बात बताता कि ड्रंक मैन होता है एक। ड्रंक मैन जो होता है, वो जो शराबी होता है, वो ड्रंक उसको कहते हैं रैंडम वॉक। एक कुछ ट्रेंड, कुछ टाइम सीरीज डेटा जो होता है वो रैंडम वॉक का होता है। वो बिल्कुल एक ड्रंक मैन की तरह होता है। ड्रंक मैन एक टर्मिनोलॉजी है। जो भी बंदा शराब पी के टोन हो जाता है, उसका नेक्स्ट स्टेप आपको नहीं पता होता कि उसका नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे पड़ेगा। वो जंप लगाएगा कि वो लड़खड़ाएगा, वो राइट की तरफ जाएगा या लेफ़्ट जाएगा। तो जब वो ड्रंक मैन चलता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी सीरीज़ जिनका नेक्स्ट स्टेप प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो उसको कहते हैं रैंडम वॉक सीरीज़। ऐसी सीरीज़ जिनका ट्रेंड हमें पता हो उसको हम कहते हैं स्टेशनैरिटी सीरीज़। उसको स्टेशनैरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइम सीरीज़ डेटा में स्टेशनैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो टाइम सीरीज़ डेटा का अगर टाइम होता मेरे पास तो मैं आपको बड़े एडवांस लेवल के मॉडल बताता। एक और मैं आपको फोरकास्टिंग करके बताता हूँ। एनालाइज में जाएंगे, फोरकास्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट ट्रेडिशनल मॉडल्स में जाएंगे। यहाँ पे जो मॉडल आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आपने एक्सपर्ट
मेथड जो था वो एक्सपर्ट मॉड्यूलर किया था। आप इसको अरीमा, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटिव मूविंग एवरेज मॉडल कहलाता है, अरीमा मॉडल। ये अरीमा मॉडल ऑटो रिग्रेसिव क्या होता है? वही ऑटो कोरिलेशन वाला होता है कि पास्ट वैल्यूज़ के साथ रिग्रेस हो रहा होता है। आपकी फ्यूचर की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है पास्ट वैल्यूज़ के ऊपर। आजकल एक्सचेंज रेट 164, 165, 160 चल रहा है, तो इट मीन्स कि अगर पिछले 10 दिन से ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो नेक्स्ट 10 डेज़ भी यही प्रिडिक्शन होगी कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होगा। तो प्रिडिक्शन जो है वो डिपेंड करती है आपकी पास्ट वैल्यू के ऊपर। तो आप मेथड जो है ये एक्सपर्ट मॉडलर भी, इससे भी आप कर सकते हैं, और अरीमा मॉडल से भी आप जो है प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अरीमा मॉडल के ज़रिए से आप ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में जो है फोरकास्टिंग कितनी होगी, कैसे जो है नेक्स्ट ईयर की। तो 2020 तक मेरे पास डेटा था, मैंने फोरकास्ट 2021 भी कर दी, 2022 भी, 2023 भी। उस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट कितना चेंज होगा, कितना चेंज हो सकता है, अपर लिमिट भी बता दी और लोअर लिमिट भी बता दी। तो ये फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है किसी में, तो मुझे पीएसओ के शेयर्स ख़रीदने हैं, तो मैं पीएसओ के शेयर्स की हिस्टोरिकल शेयर्स वैल्यू देखूंगा कि यार पीएसओ के शेयर्स जो हैं वो कितने बड़े हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं इनकी वैल्यू में या डिक्रीज़ हो रहा है। तो मेरा पास्ट डेटा जितना भी होगा उसकी बेस के ऊपर मैं कल की फोरकास्ट कर लूँगा और उस बेस के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। सही है। अगर मुझे ये ट्रेंड पता चल जाए कि यार वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो फिर जो है मैं पीएसओ के शेयर्स बाई कर लूँगा। अगर मुझे ये पता चलेगा कि जो फ्यूचर फोरकास्टिंग की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो मैं वो उस कंपनी के शेयर्स बाई नहीं करूँगा। तो टाइम सीरीज़ डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रिडिक्शन के लिए। रिग्रेशन में भी हम इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना, रिग्रेशन भी अप्लाई हो सकता है इसमें टाइम सीरीज़ डेटा में, लेकिन उसमें स्टेशनैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सर अरीमा में बहुत अनयूजुअल वैल्यू क्यों आ रही हैं, प्लीज़ कमेंट। ये अरीमा मॉडल जो है ये कॉम्बिनेशन होता है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल का। इसको कहते हैं आर्मा मॉडल। आर्मा मॉडल और इंटीग्रेटेड अरीमा वैल्यूज़ आती हैं इसके अंदर, और इसकी फोरकास्टिंग जो होती है वो स्टेशनैरिटी की बेस पर होती है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। स्टेटा होता मेरे पास, तो स्टेटा के अंदर मैं आपको स्टेशनैरिटी चेक करने के टेस्ट बताता बड़े एडवांस में, लेकिन वो टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को स्टेटा पढ़ा नहीं रहा। आप लोगों के पास SPSS इंस्टॉल है। टाइम सीरीज़ डेटा जो है ना वो स्टेटा और ईव्यूज़ के ऊपर बहुत ईजी है, बहुत आसानी से। चूँकि आप लोगों के पास टाइम सीरीज़ डेटा की आप लोगों की रिसर्च भी जो थी वो सर्वे बेस्ड थी। टाइम सीरीज मेरे पास फाइनेंस वाले लोग आए थे और वो बोल रहे थे कि सर टाइम सीरीज़ डेटा क्यों नहीं होता फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस की जितनी भी रिसर्चेज होती हैं वो सारी टाइम सीरीज़ डेटा पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट, GDP जितना भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होती है हर महीने की, वो सारी टाइम डिपेंडेंट होती है। इस महीने कितनी इंपोर्ट हुई, अगले महीने इन्फ्लेशन रेट, सारा टाइम सीरीज़, मनी सप्लाई, सारा टाइम सीरीज़ डेटा, जितने भी रेट्स हैं वो सारा टाइम सीरीज़ डेटा होता है। वो सारी रिसर्च जो होती है वो टाइम सीरीज़ डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि ये जो डिज़ीज़ और हेल्थ की जो रिसर्च होती है वो सर्वे बेस्ड होती है, क्योंकि वो पेशेंट से सर्वे लिया जाता है। तो वो लेकिन ये कोविड-19 चूँकि ये डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, जितना टाइम गुजर जाता है उतने नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ रहे हैं, फिर वो सेहतयाब भी हो रहे हैं, रिकवरी भी हो रही हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, तो उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग उस पर भी कोविड-19 पर भी की जा सकती है। लेकिन ऐसी डिज़ीज़ बहुत कम है जिनके ऊपर टाइम सीरीज़ एनालिसिस किया जाता है। ज़्यादातर सर्वे बेस्ड एनालिसिस ही किया जाता है डिजीज़ के ऊपर। बाकी इंजीनियरिंग वगैरह की जो होती हैं उनके अंदर भी ये टाइम सीरीज़ डेटा एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे डायमेंशनल और एक्सपेरिमेंटल बेस रिसर्च ज़्यादा की जाती है। तो लैब टेस्ट वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, इंजीनियरिंग की जितनी भी रिसर्चेज होती हैं
तो ये मुझे एक एग्जांपल आप लोगों को बतानी थी। टाइम होता तो हम, एक बड़ी अच्छी सेइंग है टाइम से रिलेटेड, वो कंग फू पांडा की मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो, यस्टरडे वॉज ए हिस्ट्री, टुमारो इज़ ए मिस्ट्री, टुडे इज़ ए गिफ्ट, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। यस्टरडे वॉज ए हिस्ट्री, अगर आप देखें तो हमारी यस्टरडे जितनी भी है वो सारी की सारी हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। अगला सेकंड हमारा जो है वो हिस्ट्री बन जाता है, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टुमारो इज़ ए मिस्ट्री, अगला जितना भी फ्यूचर का टाइम है वो सारा का सारा मिस्ट्री है हमारा, हमें नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा। और टुडे इज़ ए गिफ्ट, और जो हम अभी इस लम्हे को जी रहे हैं, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। तो आप इस लम्हे को एंजॉय करें और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आप लोगों को सेहत अता की भी है, ज़िंदगी अता की भी है। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, वो जो है रिपोर्ट आपको जमा करानी है। जिन जिन के गलत असाइनमेंट मैंने बताए थे उन सबको सही करके वो रिपोर्ट में लिखना है। जिन जिन, अच्छा, हाइपोथेसिस जो हैं जिन लोगों ने गलत लिखे थे, अब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस्ड के ऊपर हाइपोथेसिस लिखेंगे। कोरिलेशन का नल हाइपोथेसिस लिखेंगे और रिग्रेशन इम्पैक्ट का हाइपोथेसिस लिखेंगे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे। मेथडोलॉजी में भी जो आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिफरेंट आप लोगों ने पहले डिफ़ाइन किए थे, अब उसको जो है सही करके आप डिफ़ाइन कर दीजिएगा। तो आप पूरी की पूरी रिपोर्ट शुरू से लेकर आखिर तक सारे असाइनमेंट को कंबाइन कीजिए। चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी, चैप्टर 1, जिसके अंदर आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखा था, रिसर्च प्रॉब्लम लिखी थी, रिसर्च क्वेश्चन लिखे थे, सही है। और आपने कहा था कि ये रिसर्च क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 किया था जिसमें लिटरेचर, दो आपने रिसर्च पेपर लिखे थे और लिटरेचर गैप लिखा था। तो ज़्यादातर लोगों के गैप जो थे वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थे, इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे। तो अब आप लोगों को गैप समझ आना चाहिए कि ऐसी रिसर्च, वो रिसर्च गैप वो होता है जिसके ऊपर आज तक किसी ने रिसर्च ना की हो, जिन वेरिएबल्स के ऊपर। तो आपने ऐसे वेरिएबल चूज़ किए हैं जिनके ऊपर पहले किसी रिसर्चर ने रिसर्च नहीं की थी। थर्ड चैप्टर आता है मेथडोलॉजी का, जिसके अंदर आप रिसर्च मेथडोलॉजी बताते हैं, जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ की, सर्वे बेस्ड, लिकर्ट बेस्ड, और आपकी डिडक्टिव अप्रोचेस क्या थी, अप्रोचेस वगैरह सब कुछ बताते हैं। और अल्लाह भला करे, फिर अप्रोचेस थे, डेटा था, फिर टाइम होराइज़न था, वो हॉरिजेंटल टाइम होराइज़न में क्या, लॉन्गिट्यूडनल टाइम होराइज़न था, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमने मेथडोलॉजी में लिखी थी। उसके बाद सैम्पल साइज़ कितना होगा वो लिखा था। फिर हमने हाइपोथेसिस डेवलप किए थे, फिर हमने फ्रेमवर्क बनाया था। तो फ्रेमवर्क में भी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो ऐड हो जाएंगे जो हमने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चनियर में फिल किए थे। फिर हमने क्वेश्चनियर बनाया था, क्वेश्चनियर को डेटा प्रोपोगेट किया था और डेटा कलेक्ट किया था। फिर जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसकी हेडिंग डलेगी एनालिसिस की, और फिर जितने एनालिसिस आपने किए हैं, रिलायबिलिटी, ईएफए, कोरिलेशन, फिर कोरिलेशन के हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे। फिर हमने किया अजम्पशंस की, सारी अजम्पशंस आप लिखेंगे पिक्चर्स के साथ, उसको इंटरप्रेट करेंगे और काइंडली सही तरह से इंटरप्रेट कीजिएगा। अगर पुराने लेक्चर्स देख लें। फिर रिग्रेशन हमने रन किया और इम्पैक्ट देखा कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं है। पहला मॉडल लगा के देखेंगे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, सारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है तो जो नहीं आ रहा उसको डिलीट कर दें। जिसकी टी वैल्यू जिसकी सबसे कम आ रही है ना, उसको डिलीट कर दें। उसके बाद री रन करें तो हो सकता है टी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाए। फिर भी सही नहीं आ रही तो दूसरा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉप आउट कर दें, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रन कर लें। लेकिन वैसे लॉजिकली 2 से इतना अच्छा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप रन करके अगर सिग्निफिकेंट आते हैं तो सबसे अच्छी रिसर्च वो होती है जिसमें, क्योंकि आपका हाइपोथेसिस ही ये था ना
नल हाइपोथेसिस ये था देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अगर नल हाइपोथेसिस में वाकई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो आपकी रिसर्च का फ़ायदा क्या हुआ? तो ऑल्टरनेटिव बेसिकली एक्सेप्ट होना चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने रिसर्च ऑब्जेक्ट आखिर में जो है 5th चैप्टर होगा हमारा रिजल्ट का, जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपने ये हाइपोथेसिस क्लेम किए थे कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोरिलेशन भी है, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट भी आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और हमने चेक किया, हमने एनालिसिस लगाया और देखा कि इनका सिग्निफिकेंट कोरिलेशन भी आ रही थी और इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी आ रहा था। सर आपने रिज़ल्ट बताना था आज, किस चीज़ का रिज़ल्ट बताना था मैंने? मेरे पास कोई फीडबैक नहीं आया आज। जिनके पास फीडबैक नहीं आया वो सब सही है, लास्ट 2 वीक से ही रहे हैं फीडबैक, लास्ट 2 वीक नहीं से आ रहे हैं जाजिब। जिन लोगों के नहीं फीडबैक आ रहा है उनके सबके सही है, कोई ख़ास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जिनका काम किया हुआ है उनको मैंने शाबाशी दी है, जिन्होंने सारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट करके फिर नीचे सारी क्लेरिफिकेशन, सारी स्पेसिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव और आंसर भी किया हुआ है, तो उनको मैंने अप्रिशिएट किया है। जिनको आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया वो क्या समझे असाइनमेंट ठीक है, वो उन सब का असाइनमेंट थी। सर हमारा तो जस्ट एक ही एक्सेप्ट हो रहा था पर्सनल ट्रेट, एंड आपने कहा था कि रिसर्च में ये देखना होता है कि कौन सा एक वेरिएबल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था भाई, मेरे कॉपीराइटेड अल्फाजों को ना मैनिपुलेट नहीं करो, मैं तुम लोगों के ऊपर सू कर दूंगा। मैं सोच समझ के बोलता हूँ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था। मैंने कहा था कि ये देखा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंस किसकी ज़्यादा है। हमारा क्लेम क्या था, हमारे हाइपोथेसिस थे सिग्निफिकेंट कोरिलेट कर रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है, तो सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च में। कोरिलेशन तो नॉर्मल भी आ रही होती है, इम्पैक्ट तो नॉर्मल इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी आ रहा होता है, लेकिन आपका हाइपोथेसिस था सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखना। तो सिग्निफिकेंट अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिनके नहीं आ रहे हैं उनका सैंपल साइज़ की वजह से मसले आ रहे हैं, डेटा के अंदर वेरिएशन नहीं है, उन्होंने गड़बड़ की हुई है, डेटा कॉपी पेस्ट मारा है, या फिर किसी एरो खैरों से नत्थो खैरों से फिल कराया हुआ है, इस वजह से जो है उनका डेटा, उनके रिज़ल्ट बहुत ही बुरे आ रहे हैं। आज तो मैंने एक ऐसा रिज़ल्ट देखा जिसमें ना एक कोरिलेशन सही आ रही है, ना एक इम्पैक्ट सही आ रहा है, और मतलब वो आप ना जब एक्सेल के अंदर वेरिएंस जब आप चेक करते हैं ना, मिसिंग वैल्यूज़ और वेरिएंस जब चेक करते हैं तो उस वक्त नाम देख लिया करें, कोई नेम रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई वेरिएंस जो है वो 0 तो नहीं आ रही, या कोई किसी बंदे ने 3 4 3 4 3 4 3 4 इस तरह भी होता है। अब 3 4 3 4 करने से वेरिएंस तो आ जाता है, लेकिन वो जो है कांस्टेंट वेरिएंस आता है। तो वेरिएंस जो है वो अगर सही तरह से आप चेक करें, डेटा को सही तरह से चेक करें, तो रिज़ल्ट फिर भी सही आते हैं। सैम्पल साइज़ फिर भी इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन सैम्पल साइज़ जितना ज़्यादा सैम्पल हो तो आपके पास सैम्पल को क्या कहना चाहिए, सैम्पल को क्लीन करने के ऑप्शन ज़्यादा आ सकते हैं। तो सैम्पल साइज़ छोटा था, इस वजह से क्लीन करने के ऑप्शन नहीं। सर 3 IVs हैं, 2 इनसिग्निफिकेंट आए तो एक रिमूव करने के बाद भी बाकी 2 इनसिग्निफिकेंट आए हैं, तो भाई 2 इनसिग्निफिकेंट को इंटरप्रेट कर देना। रिसर्च में ज़रूरी नहीं है रिज़ल्ट जो हैं वो हाइपोथेसिस के मुताबिक ही आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिसर्च नहीं की, रिसर्च तो आपने की ना, रिज़ल्ट नहीं आए तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं होता कि नन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन फिर भी जो है आपको इंटरप्रिटेशन हर चीज़ की करनी है। रिज़ल्ट सही भी आते हैं तब भी करनी है, सही नहीं आते तब भी आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। तो आपको लॉजिक ज़रूर देनी है हर चीज़ की, कि जस्टिफिकेशन दें कि रिज़ल्ट क्यों नहीं सही आए, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है। रिज़ल्ट सही आ रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन देने की क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो सर एक का आ रहा है तो फिर कुछ ना करें कॉम्बिनेशंस का जो आप बता रहे हैं, सारे पहले कॉम्बिनेशन ट्राई तो कर लें, जो भी सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा हो जिसमें सारे सिग्निफिकेंट आ रहे हों या नहीं भी आ रहे हों, जिसमें मोस्टली सिग्निफिकेंट आ रहे हों, उस मॉडल को एक्सेप्ट कर लें।
टुडे क्लास इज़ लास्ट क्लास, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास होगी शायद। सर यही किया था, इनसिग्निफिकेंट की ही इंटरप्रिटेशन दी है। सही है हूँ मैं। और कोई आप लोगों के पास क्वेश्चन हो, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सबको रोज़ा लग रहा है, मुझे भी शदीद किस्म का रोज़ा लग रहा है। मेरे ऑफिस टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक है। मेरा छुट्टी का टाइम हो रहा है जब तुम लोगों की क्लास हो रही है। तो मैं आप लोगों की पार्टिसिपेंट्स कहाँ गए सारे, अटेंडेंस ले लेता हूँ। आयशा, जब्बार, अली अजहर, अरीबा मसरूर, असरा जुनेद, अतिया नईम, बेनेटा जावेद, बिलाल गनी खान, फ़हीमुल इस्लाम, इमराना नकवी, इनाम एहसन, जाजिब हसन, कहकशां आसिफ। सर इफ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मीन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। यस इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, सबने सिग्निफिकेंट को नॉट सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, तो नॉट सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट वर्ड होता है। तो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट होता है, जो नॉट सिग्निफिकेंट होता है उसको हम नॉट सिग्निफिकेंट नहीं कहते, उसको हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है तो इट मीन्स इनसिग्निफिकेंट है। सर फाइनल क्या, एनी आइडिया प्रेजेंटेशन? नहीं, कोई मुझे आइडिया नहीं है। फाइनल पेपर कैसा आएगा, कोई आइडिया नहीं है, कोई जवाब नहीं मिला मुझे फाइनल पेपर कैसा आएगा। अच्छा जी। खतीजा सादिक, किरण इरशाद, किरण नाज, इमरान मेहदी, मनोज कुमार, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद साकिब अतहर, मोहम्मद उमैर ख़ान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अब्दुल हकीम। नवीद इकबाल, नूरुल हिरा, रमीश शफीक, सहर महमूद, सज्जाद खान, सनाबाद, सहरी, शब्बीर आलम, शेख रफ़ीउल्लाह, सिद्रा नैयर, सैयदा निदा। एक्चुअली मुझे जो है कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता सॉफ्ट, मतलब ऑनलाइन। सैयदा निदा, सैयदा सानिया ज़हरा, तूबा इम्तियाज़, उमैर सफदर, यासिर ज़मीर, ज़मीर अहमद। जी, तो मैं कह रहा था कि मुझे कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस का। जो मज़ा आपके फ़ेस टू फेस क्लासेस में है, उसमें जितना पढ़ाने में और जितना कम्युनिकेशन में इजी होता है और सीखने को मिलता है, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ऑनलाइन से ही सब कुछ सीखने को मिल जाए। सो आई होप आपका जो थीसिस होगा वो आपके उल्टे हाथ का काम होगा। तो आप इसी टॉपिक को भी थीसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सुपरवाइज़र से परमिशन लेने के बाद। उसको ये टॉपिक दिखा दिया है, लेकिन सारे के सारे यही टॉपिक करेंगे तो फिर समझ जाएंगे आपके सुपरवाइज़र के ये टॉपिक आप पहले किसी सब्जेक्ट में कर चुके हैं। सर डिड यू वेरी वेल, बहुत अच्छा सीखा हमने। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े, आई एम ऑलवेज़ हेयर। आपको थीसिस में मसला हो, फ्यूचर के किसी भी सब्जेक्ट में मसला हो, स्टेट्स में मसला हो, क्वालिटेटिव रिसर्च में मसला हो, और मेरा ये लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद शायद मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गई है। 120 स्टूडेंट मुझे 3 जगह पे पहले असाइनमेंट भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भी, ईमेल पे भी, वीएलई के ऊपर भी। तीनों जगह पे मैं चेक करूँ, फिर मैं उनको खराबियाँ बताता हूँ, वो सही करके फिर दोबारा भेजते हैं। तो 700 के करीब फाइल्स बन जाती हैं। मेरा व्हाट्सएप जो है हर वक्त फुल होता है। इफ़ आई नीड एनी हेल्प थीसिस कैन कॉन्टेक्ट यू। या श्योर भाई, पुराने जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो भी मेरे दिमाग खाते रहते हैं। सर ऑनलाइन बेटर है QRM, वरना अगर वीडियो नहीं होती तो प्रीवियस कैसे कर करके कैसे देखते? तो वीडियो नहीं होती तो मैं वो क्लास में आप लोगों को अलाउ करता हूँ ना कि आप वीडियो बना लिया करें, ताकि वो आपको पता हो कि सर ने कहाँ जाके कौन सा ऑप्शन किया था, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेती क्लास में तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते तो वो एक ही बात है।
या आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मिल जाता है, यूट्यूब पे आप रिपीट कर कर के देख लेते हैं। तो मेरे लेक्चर्स अपलोड ही रहेंगे, जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिंक पे जाके, मेरी प्रोफाइल पे जाके मेरे सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये भी ऑफिशियली रिकॉर्डिंग हो रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप यूनिवर्सिटी की भी ऑफिशियल रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन लोगों का क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। सैम्पल रिपोर्ट फाइल जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको ओपन करके देख लीजिएगा। मेन ग्रुप में मैंने शेयर किया है। इफ्तिखार अहमद ने, सर मेरी अटेंडेंस नहीं आई है। इफ्तिखार साहब आ गई है आपकी अटेंडेंस? शबीर आलम, यूट्यूब वाला ऑप्शन इज़ बेस्ट, यूनिवर्सिटी वाले अपलोड करने में इतना टाइम लगा रहे हैं। तो टाइम मुझे भी लगता है क्योंकि वो वीडियो रेंडरिंग होने में टाइम लगता है। तो मैं बोल रहा था कि मैंने सैम्पल रिपोर्ट फाइल अपलोड कर दी है, तो उसको ओपन करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो सारी हेडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने सारे असाइनमेंट में सारी हेडिंग्स फिल की हुई हैं। तो वो सारे असाइनमेंट को आप कंबाइन करके अच्छी सी रिपोर्ट मुझे बना के दें, तो फिर मुझे आखिरी रिपोर्ट चेक करने में भी मज़ा आएगा। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। हैप्पी रमज़ान, इंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ते रहिए, रोज़े रखिए, दुआओं में याद रखते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।